लोकसभा में अदानी मुद्दे पर बरसे राहुल गांधी। कहा, पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक अदानी के चर्चे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदानी के संबंधों पर भी राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं। तुर्की में भूकंप से बड़ी तबाही, 3400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, 20,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। भारी संख्या में इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। भूकंप से तबाह होते तुर्की के लिए भारत ने भेजी मदद। मुसीबत की घड़ी में सहायता भेजने पर तुर्की ने की भारत की तारीफ। भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया है। दिल्ली में मेयर चुनाव पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बढ़ा घमासान। एक दूसरे के विरोध में सड़क पर उतरे दोनों दल के कार्यकर्ता। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मोदी सरकार ने हज पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। अब यात्रा पर 50,000 रुपए कम खर्च करने होंगे। हज यात्रा के लिए आवेदन फ्री होगा। विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाईकोर्ट में जज के पद पर शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज की। विक्टोरिया गौरी की राजनीतिक भूमिका को आधार बनाकर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। पंजाब के लुधियाना में कोर्ट कैंपस के बाहर फायरिंग से भगदड़। गोली लगने से एक शख्स जख्मी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। यूपी की नोएडा पुलिस ने सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 2 गाड़ियों समेत 74 मोबाइल और 12 लैपटॉप जब्त। 1.5 महीने में करीब 4 अरब के लेन देन की मिली जानकारी। भूकंप की त्रासदी से जूझते तुर्की की मदद के लिए भारत ने पूरी ताकत लगा दी है। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस राहत अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। भारत न सिर्फ पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हुए हर मुश्किल घड़ी में दूसरे देशों की मदद भी करता है। जब जब दुनिया में किसी भी देश पर संकट गहराता है, भारत सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाता है। आज भारत तुर्की के साथ सारे मतभेद भुलाकर उसके जख्मों पर मदद का मरहम लगा रहा है। आज आपको बताएंगे कैसे विश्व गुरु भारत की पहचान संकट मोचक बन चुका है हिंदुस्तान। इसके अलावा तुर्की के बाद हम बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो अब नीलाम होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान IMF कर्ज लेना चाहता है IMF से, लेकिन इसकी पाकिस्तान को महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज आपको बताएंगे कि कैसे इस डील के बाद पाकिस्तान का रिमोट IMF के पास चला जाएगा और पाकिस्तान सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएगा। बड़ी खबर है ये। इसके अलावा कश्मीर में बुलडोजर अभियान से नेता, अलगाववादी, पूर्व मंत्री, विधायक, आतंकवादी सब बौखलाए हुए, कब्जाधारी बौखला गए। बुलडोजर के एक्शन से महबूबा मुफ्ती इतनी परेशान हो गई है कि उन्हें कश्मीर में अब अफगानिस्तान और फिलिस्तीन दिखने लगा है। आज आपको बताएंगे आखिर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का दर्द क्यों हो रहा है इनको इतना। साथ में कश्मीर में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा हो रही है। वहीं राहुल गांधी के योगी आदित्यनाथ पर दिए गए बयान को लेकर हंगामा जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ कोई धर्मगुरु नहीं है। यही नहीं, राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ की तुलना ठग से कर दी। इसी को लेकर कहीं सोचा समझा प्लान तो नहीं है, इसी को डिकोड करेंगे देश नहीं झुकने देंगे में आज की ये 4 बड़ी खबरें। आज हम आपको बताएंगे कि जब दुनिया पर संकट आता है तो कैसे भारत संकट मोचक की भूमिका में आ जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि जब भारत का कोई दोस्त दर्द में होता है तो कैसे भारत मनमुटाव भुलाकर, मतभेद भुलाकर सच्चे दोस्त का फर्ज निभाता है। तुर्की को भी मदद दे रहा है भारत, सबसे पहले मदद दे रहा है भारत तुर्की को। आज हम आपको बताएंगे कि भारत कैसे हर बार संकट में फंसे विश्व का साथ देकर विश्व गुरु बनने की राह पर बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले तुर्की और सीरिया से आई त्रासदी की कुछ तस्वीरें एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं। आप जानते हैं इस त्रासदी की वजह से, इस भूकंप की वजह से 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की से बच्ची के रेस्क्यू की भी तस्वीरें आई हैं। 25 घंटे से मलबे में दबी बच्ची, जख्मी बच्ची को किस तरह से, या वो तस्वीरें देख रहे हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं, बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं। उस बच्ची को सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू कर निकाली गई बच्ची अपनी मां को वहां पर पुकारती रही। ये वो तस्वीरें हैं। तुर्की में भूकंप के एपिसेंटर वाली जगह से एक और बच्ची को निकाला गया। ये मलबे के नीचे जो लोग फंसे हुए थे, ये वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये हादसे के बाद जो राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा था, ये भूकंप के एपिसेंटर से वहां से तस्वीर जहां बच्ची को निकाला गया।
धूल में सन्नी और डरी सहमी बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित थी। मतलब 20 घंटे बाद बच्ची को निकाला गया। इसके अलावा भूकंप से तबाही के बीच और भी कई मार्मिक तस्वीरें हैं। हमको इनको ब्लर करना पड़ा है क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि त्रासदी जब आती है तो क्या हाल होता है। एक भाई और बहन भी बचाए गए। वीडियो में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों बच्चे मलबे में दबे हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू टीम उनसे लगातार बात करती रही, लेकिन 24 घंटे बाद बच्चों को बचाया गया और उनके माता पिता इस हादसे में नहीं बच पाए। ये कुछ दर्दनाक तस्वीरें। और भूकंप के दौरान कुछ ही सेकंड में कई इमारतें एक के बाद, ये वो वीडियो, वो तस्वीरें जब एक के बाद एक इमारतें गिरती गईं। ये वीडियो एक कार सवार के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। कार में बैठे लोग किस्मत वाले थे कि ये देखिए आप वो तस्वीरें, ये भूकंप की तस्वीरें, किस तरह से गाड़ी में बैठे एक शख्स ने वीडियो बनाया और इमारतें एक एक करके ताश के पत्तों की तरह वहां पर ढह गई। 24 घंटे तक ये राहत और बचाव का काम वहां पर चला। और तुर्की में विनाश की कई और डरावनी तस्वीरें हैं। पूरी की पूरी इमारत आप देख रहे हैं। ये वाली तस्वीर देखिए, 2 सेकंड में धूल के गुबार में ये पूरी की पूरी इमारत जो है वो तब्दील हो गई। 7.8 लगातार 3 से 4 झटके आए। 7.8 जो पहला भूकंप आया, कुछ ही सेकंड्स में ये पूरी की पूरी इमारत जो है वो गुबार और मलबे में तब्दील हुई। और तुर्की के हताई में भूकंप के बाद बिल्डिंग में आग लगी। अच्छा, वो भी तस्वीरें हैं, कई तस्वीरें इस तरह की आई है। ये देखिए आप, ये भूकंप के बाद बिल्डिंग में आग लगी, इसकी चपेट में कई गाड़ियां आई, चारों तरफ आग फैल गई, लोग वहां से किसी तरह से बचे। और यह हादसे के बाद की तस्वीरें हैं, जब भूकंप थमा और उसके बाद जो हाल था, जो नजारा था। ये वो तस्वीरें, पूरा शहर जो है वो एक तरीके से कब्रिस्तान में तब्दील हुआ। हजारों लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हैं, कई इमारतें धराशायी हुई हैं। ये हादसे के बाद की तस्वीरें, जब ये भूकंप आया, त्रासदी आई और उसके बाद का जो नजारा, ये वो तस्वीरें। देखिए, हम लोग कहते हैं ना हमेशा कि असली दोस्त वो नहीं होता है जो आपके अच्छे समय में आपके साथ खड़ा होता है। मतलब अच्छे समय में तो हर कोई आपके साथ खड़ा होता है, अच्छे समय पर तो सब आपके साथ खड़े होते हैं। कहते हैं कि जो बुरे समय में जो आपका हाथ पकड़ता है ना, या संकट के समय में जो आपका साथ देता है ना, वही असली दोस्त होता है, वही असली शुभचिंतक होता है। और टर्की की तरफ सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाकर भारत ने एक बार फिर साबित किया कि बात जब जब मानवता की होती है तो कैसे ये देश भारत मन मुटाव भुलाकर पूरी दुनिया की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। तभी आज भारत में तुर्की के राजदूत भी कह रहे हैं कि मदद के लिए शुक्रिया भारत। जो त्रासदी आई उसके बाद तुर्की के राजदूत भी ये कह रहे हैं कि मदद के लिए शुक्रिया भारत, क्योंकि जो मुसीबत के समय काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। ये शब्द हमारे नहीं है, बल्कि खुद भारत में टर्की के राजदूत के हैं। टर्की और सीरिया में भूकंप से 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा और भी बढ़ रहा है लगातार। चारों तरफ तबाही की भयानक तस्वीरें आ रही हैं। विभीषिका की ऐसी तस्वीरें दुनिया ने हाल के सालों में नहीं देखी। बताया जा रहा है 100 सालों में सबसे विनाशकारी ये भूकंप टर्की भारत से, आप जानते हैं, 4500 किलोमीटर दूर है। हाल ही के वर्षों में कश्मीर के मुद्दे पर भारत और तुर्की के बीच कूटनीतिक दूरी भी बढ़ी, लेकिन भारत ने मतभेद भुलाकर जैसे ही तुर्की भूकंप की चपेट में आया, भारत ने सबसे पहले मतभेद और मनमुटाव को भुलाकर मानवता की मिसाल पेश करते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। भारतीय वायुसेना का, आपको बता दें, भारतीय वायुसेना का एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान एनडीआरएफ की टीम के 100 सदस्यों, ये वो तस्वीरें। भारत का जो राहत दल है, खोजी कुत्ते, दवाइयां, ड्रिलिंग मशीन्स और एनडीआरएफ की टीम, 100 से ज्यादा वहां के लोग सारे जो है सामग्री के साथ टर्की पहुंच चुके हैं इस वक्त। और दूसरा जो है वो टर्की के रास्ते में है। भारत उन देशों में है जिन्होंने सबसे पहले टर्की और सीरिया की मदद की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, बल्कि हम कह सकते हैं सिर्फ मदद का हाथ नहीं बल्कि मदद पहुंचा भी दी और राहत और बचाव का काम शुरू भी कर दिया गया है। ये वो तस्वीरें, भारत ने ऐसा पहली बार नहीं किया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तुर्की की भी जो मदद कर रहा है, लेकिन ये 3 तस्वीरें आज आपको दिखाना जरूरी है कि भारत ने, मतलब पहली बार नहीं है कि जब जब दुनिया पर संकट आया है, जब जब आया, भारत ने विश्व गुरु का रोल निभाया है, वर्ल्ड लीडर का रोल निभाया है।
कोरोना आया तो याद होगा भारत ने मैत्री वैक्सीन कार्यक्रम के तहत दुनिया के 98 देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजी थी। याद है ना आपको, जब दुनिया पर संकट आया था कोरोना का तो भारत ही देवदूत बनकर आया था और पूरी दुनिया को वैक्सीन दी थी। वो भी तब जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस महामारी के बहाने मुनाफा कमाने में जुटी हुई थी। तब भी भारत संकट मोचक की भूमिका में था। आपको याद होगा जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो इसका शिकार हुए यूक्रेनी नागरिकों के लिए भारत ने बिना देरी किए मानवीय सहायता भेजी थी। रूस को और यूक्रेन भी ये कहने लगे कि दोनों देशों के बीच कोई देश मध्यस्थता करा सकता है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी कि रूस यूक्रेन युद्ध अगर कोई खत्म करा सकता है, संकट से कोई निकाल सकता है तो वो है भारत। और आज भी वही हो रहा। देखिए तीसरी तस्वीर, आज तुर्की संकट में है तो भारत ने एक पल भी गंवाए बिना और पुराने मतभेदों और मनमुटावों को बीच में ना लाए बिना टर्की को मदद पहुंचा भी दी है। कई लोग हैरान हो रहे हैं, लेकिन यही भारत है और यही भारत की पहचान है, वसुधैव कुटुंबकम। हालांकि आज आपको बताना चाहिए ये वही टर्की है जिसने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत का विरोध किया, लेकिन भारत ने उस चीज को नजरअंदाज किया। यही नहीं, भारत पर मुसलमानों के दमन का आरोप लगाया तुर्की ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया। 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे तो तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। तब भी भारत ने कश्मीर के बहाने इमरान खान को दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज बताया तुर्की ने। भारत के अलगाववादियों का साथ दिया तुर्की ने। भारत के मुसलमानों को भड़काने वाले जाकिर नाइक के साथ नजदीकियां बढ़ाई तुर्की ने। मलेशिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामिक देशों का एक ऐसा गठजोड़ बनाने की कोशिश की जिसके निशाने पर भारत जैसे देश होते। लेकिन बावजूद इन तमाम चीजों के जब संकट में आया तुर्की तो सबसे पहले भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने समय आने पर सारे गिले शिकवे भुलाकर, मनमुटाव को भुलाकर टर्की को गले लगाया और उसकी मदद के लिए रवाना कर दी गई है मदद। मतलब ये जितने सो कॉल्ड आप कह लीजिए तो मददगार देश, मुस्लिम देश, पाकिस्तान, कोई नजर नहीं आया संकट के समय। जो मदद भेजी है उसका भी मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज भारत खड़ा है। आज टर्की को भारत की मदद की तस्वीरों के साथ टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के कश्मीर पर दिए बयानों को भी याद रखना चाहिए। One of the problems to which the international community fails to devote enough attention is the Kashmiri conflict, awaiting a solution for 72 years. The stability and prosperity of South Asia cannot be separated from the Kashmiri issue. Despite the resolutions adopted by the United Nations Security Council, Kashmir is still besieged and 8 million people are still stuck in Kashmiri. देखिए कुछ लोग कहेंगे आज ये बयान सुनाने का दिन नहीं है क्योंकि तुर्की संकट में है, लेकिन भारत ही सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। भारत ने ही सबसे पहले राहत सामग्री वहां पहुंचाई है। हमारे जो राहत विमान C-17 ग्लोमास्टर सब वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये आपको समझाने के लिए था, ये भारत का असली चरित्र है कि जब जब दुनिया पर संकट आता है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब दुनिया एक परिवार और परिवार के बड़े के तौर पर भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर की तरह वहां मदद पहुंचाते हैं। लेकिन आज भारत ने साबित कर दिया, आप कह सकते हैं कि एक देश के तौर पर उसके लिए दुश्मनी नहीं, दोस्ती प्राथमिकता है, मनमुटाव नहीं, मानवता प्राथमिकता है। और इसीलिए सबसे पहले मदद का हाथ भारत की तरफ से बढ़ाया गया है। यही वजह है कि भारत में टर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने भारत की तारीफ करते हुए आज एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि दोस्त, ये देखिए ये ट्वीट किया गया है, उन्होंने लिखा है दोस्त। हिंदी और टर्किश भाषा दोनों का शब्द टर्की में कहावत है। उन्होंने कहा कि दोस्त जो है दोनों में बोला जाता है, इज ए कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी। वी हैव ए टर्किश प्रोवर्ब। उन्होंने लिखा कि टर्की में एक कहावत है, दोस्त करा गिंदे बेलियोर। उन्होंने इसको तुर्की में लिखा है, टर्किश लैंग्वेज में लिखा है, जिसका मतलब ये होता है, उन्होंने आगे बताया, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मतलब जो दोस्त जरूरत के समय काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। पता नहीं सच्चे दोस्त तो जो थे तुर्की के वो तो सब संकट के समय में कहां हैं, उनके लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, मुस्लिम देश, पाकिस्तान ने जितनी मदद भेजी है उसका तो मजाक उड़ रहा है। उसको तो खूब मजाक में लोग कह रहे हैं कि मदद पहुंचाने के लिए एक और लोन लेना पड़ेगा तुर्की से ही पाकिस्तान को। लेकिन आखिर में भारत के तिरंगे के साथ वो लिखते हैं थैंक यू वेरी मच। ये ट्वीट आपके सामने। वैसे हिंदी और टर्किश भाषा में सिर्फ दोस्त जैसे शब्द ही कॉमन नहीं है। उन्होंने कहा कि
और भी कई शब्द हैं, कुछ कॉमन चीजें हैं। हिंदी और टर्किश भाषा में ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो एक जैसे हैं और जिनका मतलब भी एक जैसा होता है। ऐसे ही एक शब्द है दुश्मन, जो हिंदी और टर्किश भाषा में एक जैसा होता है। इसके अलावा इश्क, वक्त, जमाना और अक्ल जैसे शब्द भी दोनों ही भाषाओं में इस्तेमाल होते हैं। देखिए, आज भारत ने टर्की के लिए दोस्ती को चुना, दुश्मनी के जमाने में टर्की के लोगों के प्रति मोहब्बत को चुना और टर्की की अक्ल पर पड़े कूटनीतिक पत्थरों की शिकायत करने की बजाय मलबे और पत्थरों में फंसे लोगों की जिंदगी को चुना भारत ने। मन मुटाव भुलाकर मदद का हाथ बढ़ाने का नतीजा है कि आज टर्की खुद कह रहा है कि दोस्त हो तो भारत के जैसा और मददगार हो तो भी भारत के जैसा। टर्की, सीरिया और लेबनान में भारतीय समय अनुसार कल सुबह 6 बजे जबरदस्त भूकंप आया था। उसकी पूरी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। I am very glad that India organized immediately, established a crisis management center and considered to send search and rescue teams to Turkey. So it is just a few hours after the earthquake, and then we were now able to see Indian teams in Turkey. So already 2 planes loaded with search and rescue express. देखिए, टर्की, सीरिया और लेबनान में भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 6 बजे जबरदस्त भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर हमने आपको बताया 7.8 थी। जब यह भूकंप आया तब इन देशों के लोग गहरी नींद में थे और देखते ही देखते तबाही मच गई। हजारों लोग इस भूकंप की चपेट में आए। तीव्रता 7.8 थी और रात होने की वजह से हुआ यह कि लोगों को बचकर भागने का मौका भी नहीं मिला और हजारों लोग अपने अपने घरों में ही फंस गए। अब तक इस भूकंप की वजह से आपको बता दें 3 देशों में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस पूरे इलाके में अब भी भूकंप के कम तीव्रता वाले आफ्टर शॉक्स अभी भी झटके लग रहे हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक कहा जाता है। वैसे टर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को 11,342, ये नंबर सुनिए, 11,342 इमारतों के गिरने की खबर है, जिनमें से 5,775 इमारतों के गिरने की पुष्टि हो चुकी है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान, एक बार आपको बता दें, इसका सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी टर्की और उसके साथ लगी अन्य देशों की सीमाओं पर हुआ है। 1,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे सीमाई इलाकों में सबसे ज्यादा जो है वो तबाही हुई है। जो पीछे हम लगातार आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं, 1,000 किलोमीटर लंबी सीमा पर सबसे ज्यादा जो है वो तबाही हुई है। एक्सपर्ट्स ने भी आशंका जताई है कि टर्की, सीरिया और लेबनान में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा हो सकती है। 20,000। वैसे टर्की में इस समय बर्फीला मौसम भी है, इस चीज को समझिए। टर्की में इस समय बर्फीला मौसम भी है और बारिश भी हो रही है, जिस वजह से रेस्क्यू और बचाव कार्य में परेशानी हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मलबे में फंसे लोगों के बचने की उम्मीद और कम होती जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि 20,000 तक ये संख्या पहुंच सकती है। टर्की जो झेल रहा है ना, इस चीज को समझिए। उस त्रासदी का सामना गुजरात के लोगों ने साल 2001 में किया था, जब 26 जनवरी के दिन भुज की धरती सुबह 8:46 पर ऐसे ही कांपने लगी थी। भुज का भूकंप याद है आपको? उस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 थी। जो टर्की में भूकंप आया वो 7.8 था। भुज में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 थी। यानी कि वो भूकंप करीब करीब टर्की में आए भूकंप जितना ही विनाशकारी था। उस भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जो गुजरात में भुज में भूकंप आया था, 1,60,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे और 3,500 इमारतें जो हैं वो मिट्टी में मिल गई थी। 3,40,000 इमारतें, माफ करिएगा, 3,40,000 इमारतें मिट्टी में जमींदोज हो गई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि टर्की में आए भूकंप की तुलना भुज से आए भूकंप से करते हुए आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में भावुक हो गए। उन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा है। भूकंप की विभीषिका उन्होंने देखी है, वो विनाशकारी भूकंप उन्होंने देखा है।
बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री 3 बार तुर्की में आए भूकंप का जिक्र खुद कर चुके हैं। कल भी एक कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की में आए भूकंप की बात कर रहे थे, वो दोबारा भावुक हो गए थे। तुर्की की त्रासदी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मदद का हाथ बढ़ाने वालों में सबसे पहले शायद इसलिए भी रहे क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री रहते गुजरात के भुज में ऐसी ही खतरनाक त्रासदी को करीब से देख चुके हैं। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। देखिए, महाउपनिषद, जिसे महोपनिषद भी कहते हैं, उसके 6ठे अध्याय का 71वां मंत्र है। एक बार वो पढ़कर आपको बताते हैं। अयम निजः परवेति गणना लग चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुदैव कुटुंबकम। मतलब इसका अर्थ यह कि ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, इस तरह की गणना संकुचित या छोटी सोच वाले करते हैं। जिनका चरित्र उदार होता है वो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। और भारत आज से नहीं, हजारों वर्षों से इसी भावना को केंद्र में रखते हुए पूरी मानवता की मदद करता आया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सियरा हाईवे पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई। फिसलन होने से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। बिहार के समस्तीपुर में सड़क पर लगे जैम को हटवाने का पर बढ़ा विवाद। कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने मचाई भारी तबाही। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। 12 घंटे में 46 झटकों से फैली दहशत। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी भूकंप से हुई तबाही पर बात करते हुए भावुक हुए। तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद के लिए भारत की NDRF की टीम तुर्की पहुंच गई है, जिसमें राहत बचाव दल के साथ डॉग स्क्वाड, दवाई और राहत सामग्री भी तुर्की पहुंचाई गई है। सीरिया में भूकंप के बाद तबाही का मंजर। रूस ने अपनी सेना की कई टीमें सीरिया में मदद के लिए भेजे। तुर्की से भी की मदद की पेशकश। तुर्की के हते में भी तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां भूकंप की वजह से इमारत का मलबा गाड़ियों पर गिर गया, जिससे कई गाड़ियों में आग लग गई।
भूकंप से तबाह तुर्की के लिए इजरायल ने भी भेजी मदद। राहत सामग्री के साथ ही रेस्क्यू टीमें रवाना की गई। तुर्की में भूकंप के वक्त का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें एक भूकंप के झटकों की वजह से बस जोर जोर से हिलती दिखी, जिससे बस स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। तुर्की के कहर मनमरस में भूकंप से तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां बहुमंजिला इमारत चंद सेकंड में जमींदोज हो गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। तुर्की में भूकंप की वजह से गाजियान्टेप में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो वहीं सड़क पर मोटी मोटी दरार पड़ गई, जिससे लोग दहशत में आ गए। तुर्की से तबाही का एक वीडियो सामने आया, जो कार से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें भूकंप की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। तुर्की में भूकंप ने जमकर तबाही मचाई है। एक वीडियो में लोग जान बचाने के लिए सड़क पर आ गए, तभी अचानक से कई मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। तुर्की में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें तुर्की का गाजियान्टेप किला जमींदोज हो गया। यह किला 2200 साल पहले बना था। तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। सीरिया से भूकंप के वक्त का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह गई। बजट के बाद बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शानदार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी सांसदों ने सम्मानित किया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज किया चुनाव अभियान। 11 और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 2 जगह चुनावी सभाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह त्रिपुरा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। ऊनाकोटी और पश्चिमी त्रिपुरा में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने हज पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रा पर 50,000 रुपए कम खर्च करने होंगे। हज यात्रा के लिए आवेदन फ्री होगा। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल किया लॉन्च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया शुभारंभ। अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्री रहे मौजूद। बाला साहेब थोराट ने विधायक दल के नेता के पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस आलाकमान को भेजा इस्तीफा। पार्टी की आपसी कलह को बताया वजह। बिहार में पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन जारी। छापेमारी में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। सांप्रदायिक नफरत फैलाने की साजिश का हुआ पर्दाफाश। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए ने बिहार में ताबड़तोड़ छापेमारी की। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक के संचालन की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मिग-29 की पहली सफल लैंडिंग। श्रद्धा मर्डर केस में चार्जशीट का कोर्ट ने लिया संज्ञान। आरोपी आफ्ताब को दी गई चार्जशीट की कॉपी। 21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सड़क पर हथियार लहराकर डांस करना कुछ लड़कों को पड़ा भारी। इंदिरापुरम पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हथियार भी किए जब्त। जोधपुर में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में 2,61,000 की लूट को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने की फायरिंग। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के उदयपुर में जमीन विवाद में स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से जान जोखिम में डालकर सामान ढोने वाली गाड़ी में 39 लोग सवार। पुलिस ने बीच रास्ते में गाड़ी रोककर कराई खाली। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। करीब 20 लाख रुपए का सामान और कई लीटर अवैध शराब जब्त की गई। बिहार के खगड़िया में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में 6 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। भारी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार। लगभग 44 लाख रुपए का 220 ग्राम ड्रग्स बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटा। हालांकि रेलवे पुलिस ने मामला संभालते हुए ट्रेन को वहां से रवाना किया। भारत के रिकी केज को अपने एल्बम डिवाइस टाइट्स के लिए मिला ग्रैमी अवार्ड। तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। सोशल मीडिया के जरिए फिर से विरोधियों पर बरसी कंगना रनौत। कुछ लोगों पर खुद का पीछा करने का लगाया आरोप।
आज होगी अभिनेत्री कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी समारोह में शरीक होने के लिए कई फिल्मी हस्तियां जैसलमेर पहुंची। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रानीपुर वन्य जीव विहार को टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद बाघों की दिखी चहल पहल। सड़क पर एक बाघ के आराम करने का वीडियो हुआ वायरल। इमरान खान का शहबाज सरकार पर हमला, बोले पाकिस्तान के आर्थिक हालात के लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है। मुल्क में जितनी महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस है वो पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान के दवा व्यापारियों ने दाम बढ़ाने की मांग की। वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का दिया हवाला। पाकिस्तान सरकार ने विकिपीडिया शुरू करने के लिए दिए निर्देश। ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी के लिए कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की। पूर्व मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने आईटी सेक्टर की तारीफ की, बोले भारतीय इंजीनियरों के बिना नहीं चल सकते दुनिया भर के कंप्यूटर। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का शव लाया गया पाकिस्तान। दुबई से लाया गया कराची। यूएई में लंबी बीमारी के बाद हो गया था मुशर्रफ का निधन। रूस की मीडिया ने जारी किया हमले का वीडियो। डोनेट्स्क में बर्फबारी के बीच यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सैनिकों ने किया हमला। ब्राजील में एक विमान के अंदर आबादी बहुत ज्यादा है। ये वो डिस्को डांसर हैं जो जगह जगह के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन जब ही पाकिस्तान की मईशत पर जरा सा दबाव आता है तो इनका नारा बदल जाता है, पाकिस्तान से जिंदाबाद, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। ये लूटने वाला काम छोड़ दें, क्योंकि अब हम लोग जाके हमें अब हम लूटने नहीं देंगे, आपको घरों से निकाल के मारेंगे, और ऐसा मारेंगे कि कुत्ते को भी ऐसी मारनी पड़ती होगी जैसी इन लोगों को मार पड़ेगी। 48 घंटे बाद पाकिस्तान की सेल। तू गिरवी है, अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका का आप गिरवी हो, झगड़ा गिरवी हो। आजादी बेचकर इज्जत बचाएगा पाकिस्तान। फौज ने कहा था अब तो डॉलर लेंगे, डॉलर। वो कहते हैं ना, नाच मेरी बुलबुल, तुम्हें डॉलर मिलेगा। इस मुल्क के हर शाख में उल्लू बैठा हुआ है और वो उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम खुद ही अपनी कब्र खोते जा रहे हैं। IMF की दवा बनेगी पाकिस्तान का जहर। कर्ज लेकर भी बर्बाद होगा पाकिस्तान। आपके जो लोग हैं वो सारे लंदन, आपको बताया, आपके आदि जो इस वक्त रूलिंग एलीट है उनके पास तो वन वे टिकट है लंदन और दुबई। भीख ने जिन्ना के मुल्क को मिटा दिया। मैं कहता हूँ मोदी 5 साल हमारे यहाँ पे लगा लेता तो शायद हमारा भी मुल्क सवार लेता। हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई। और एक बड़ी खबर यह कि अगले 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बड़े अहम हैं। भविष्य पर बड़ा फैसला होने वाला है पाकिस्तान को लेकर अगले 48 घंटे, क्योंकि अब बड़ी खबर यह कि 9 फरवरी को पाकिस्तान के साथ IMF की बैठक होने जा रही है। IMF के साथ बैठक है और IMF से कर्ज के लिए पाकिस्तान के सामने बड़ी शर्त रख दी है IMF ने। खबर यह, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कि पाकिस्तान ने IMF की शर्तें मान ली तो होगा ये शर्त ये कि सब्सिडी खत्म करने की पड़ेगी पाकिस्तान को। तो मतलब बिजली, पेट्रोल और हर जरूरत की चीजों की कीमत 40% तक बढ़ जाएगी। तो अब पाकिस्तान ना इधर का ना उधर का, सब्सिडी लेगा तो डूबेगा, सब्सिडी नहीं लेगा तो वैसे ही डूब रहा है, क्योंकि बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी, टैक्स रेट बढ़ जाएगा, पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ेगी, और पाकिस्तान के सैन्य अफसरों और ब्यूरोक्रेट की संपत्ति का ब्यौरा भी IMF को देना होगा।
छोड़ दो इस हुकूमत को, आवाम के ऊपर रहम खाओ, आवाम पे तरस खाओ। कितना और आवाम का खून चूसोगे, आवाम की कोटा कलेजी तक तुम खा गए हो। तबाह पाकिस्तान अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्या, पूरा पाकिस्तान निजाम आज वेंटिलेटर पर है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ चंद घंटे बचे हैं, क्योंकि 9 फरवरी वो तारीख है जब पाकिस्तान को ये फैसला करना है कि वो IMF की शर्तें मानेगा या इस्लामाबाद की लंका लगेगी। आज IMF हमें कहती है कि इमरान खान ने जो धोखा दिया उसकी वजह से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, पहले कीमतें बढ़ाओ उसके बाद पैसे देंगे। IMF की बात सुने तो महंगाई होती है, IMF की बात ना सुने तो फिर पाकिस्तान दिवालिया होने को आ जाता है। पाकिस्तान को IMF से कर्ज तो चाहिए, लेकिन वे उसकी सख्त शर्तें पाकिस्तान में महंगाई को आसमान तक पहुंचा देंगी। पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी आजादी गिरवी रखनी पड़ेगी, तभी उसके कटोरे में IMF खैरात देगा। लेकिन भिखारी पाकिस्तान के पास IMF की शर्तें मानने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। तू गिरवी है, अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका का आप गिरवी हो, झगड़ा गिरवी हो। गरीब मरता है इसे और मारो, बिजनेसमैन डूबता है इसे डुबो दो, इंडस्ट्री बंद होती है खुद जाके ताले लगा दो। हुकूमत फैसला कर चुकी है, हुकूमत ने IMF को राजी करना है। ये अल्लाह को राजी नहीं कर रहे, ये अल्लाह को राजी करना भूल गए हैं, ये अवाम को, खुदा की मखलूक को राजी करना भूल गए हैं। ये सिर्फ IMF को राजी कर रहे हैं ताकि डॉलर आए। अब आप समझिए कि क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुद को नीलाम करने वाला है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान अपने रक्षा बजट में सालाना 10 से 20% की कटौती करे। IMF ने शहबाज शरीफ से कहा है कि वो अपने देश में मुफ्तखोरी बंद करें, बिजली गैस पर मिल रही सब्सिडी तत्काल खत्म हो, पेट्रोलियम उत्पादों पर 18% GST लगाई जाए, ऑडिट और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे फैसलों के कानून पर IMF नजर रखेगा। IMF से सलाह मशवरा के बाद ही पाकिस्तान कोई वित्त से जुड़े कानूनों में बदलाव कर सकेगा। यानी पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था और वहाँ की नीतियाँ IMF के कंट्रोल में जाने वाली हैं और पाकिस्तान की सरकार जो ISI और सेना की गुलामी करती थी, अब वो IMF की कठपुतली बन जाएगी। किस तरह हमने एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता हूं अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव किया और इस तरह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एक सीरियस डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया। प्राइम मिनिस्टर्स का कहना है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको तक सेल करने के चांसेस है अगर पाकिस्तान के बढ़ते हुए मुश्किल हालात ज्यादा ऐसे ही रहे। क्या आपको लगता है एक एटमी असासा था हमारे पास, क्या उसको सेल किया जाएगा तो पाकिस्तान को कोई उस तरह से वजूद नजर आएगा? 1 मिनट लगेगा पाकिस्तान छीनने में, 1 मिनट। ये तो मेहरबानी जिन्होंने बना दिया था। अगर थोड़ा बहुत किसी को डर ना इस वजह से है, जिस दिन ये पता लग गया ना 1 मिनट लगना हमारा हाल वो शाम वाला होगा, श्रीलंका वाला होगा, समझे। IMF ने एक और ऐसी शर्त लगा दी है जिससे पाकिस्तान की सरकार और सेना में खलबली मच गई है। IMF के मुताबिक अगर भीख चाहिए तो पाकिस्तान को सैन्य अफसर और ब्यूरोक्रेट्स की संपत्ति का खुलासा करना होगा। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का खून चूसने वाले लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। अगर शहबाज शरीफ के अकाउंटों की भी उसी तरह हो जाती ना तो पाकिस्तान आज इस हालत में ही ना होता, क्योंकि ये इक़्तिदार में ही ना आते और पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ ना होता जो इस वक्त हो गया है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हालात बहुत बुरे हैं, पावर सेक्टर की एक ही चीज़ देखी जा रही है, पेट्रोलियम को देखा जा रहा है, कॉमर्स को देखा जा रहा है, फाइनेंस को देखा जा रहा है, एक एक ढेले की सब्सिडी का जायजा लिया जा रहा है। डिस्को डांसरों की इस मुल्क के अंदर आबादी बहुत ज्यादा है। ये वो डिस्को डांसर हैं जो जगह जगह के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन जब ही पाकिस्तान की मईशत पर जरा सा दबाव आता है तो इनका नारा बदल जाता है, पाकिस्तान से जिंदाबाद, और यहाँ से शार्ट हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट अफसर है पता है उसकी जायदाद कहाँ, उसके बच्चे कहाँ हैं, कि वो वाला तो मुश्किल हो जाए, उसकी बीवियां कहाँ हैं, बच्चे तो फिर पर्सनल क्वेश्चन। लेकिन बात यह है कि आप बताइए कि इस मुल्क के अंदर आपकी कितनी स्टेक है। नेक्स्ट ये कि हर इदारे के जो टॉप नॉच लोग हैं उनके बच्चे अब्रॉड गए हों और वापस भी नहीं आते, पाकिस्तान में आकर
वो भी नहीं करते। इशारा समझ जाओ मेरा। आईएमएफ की सख्त शर्त में टैक्स को बढ़ाना भी मुश्किल है। ये पाकिस्तान की भूखी जनता के पेट पर लात मारने जैसा होगा, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान महंगाई की आग में जल रहा है और आईएमएफ की इन शर्तों के बाद तो फटेहाल कंगाल जनता के लिए तिल तिल मरने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचने वाला। ये लूटने वाला काम छोड़ दें, क्योंकि अब हम लोग जाग गए हैं। अब हम लूटने नहीं देंगे, आपको घरों से निकाल के मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि कुत्ते को भी ऐसी मारनी पड़ती होगी जैसी इन लोगों को मार पड़ेगी। आम जो दीवार होती थी ना, टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान में $1 की कीमत 275 रुपए हो चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान की दवा कंपनियों ने भी चेतावनी दी है कि 7 दिन से ज्यादा दवा का स्टॉक उनके पास नहीं है। दवा कंपनियों ने कहा है कि महंगे डॉलर की वजह से अब दवाएं बनाना आसान नहीं है। पाकिस्तान पर इस समय कुल विदेशी कर्ज 126.9 अरब डॉलर का है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार 3.09 अरब डॉलर पर है। इस पैसे से पाकिस्तान सिर्फ एक हफ्ते का गुजारा कर सकता है, यानी पाकिस्तान किसी भी वक्त बिखर सकता है। और अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान नीलाम होने वाला है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री टर्की की मदद का दावा कर रहे हैं और कल वो खुद टर्की के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन कैसे उनके ही देश में उनका मजाक उड़ रहा है, वो भी सुन लीजिए एक बार। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की। हम क्या देंगे? हम हमारे पास है क्या किसी को देने के? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, आटा नहीं है, गैस नहीं, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से देंगे? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये एक तरह से एक सिग्नल है कि रुख जो है अब तुर्की का वो भारत की तरफ ज़्यादा हो रहा है। से ऐलान नहीं हुआ। एक तो ये बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज है। दूसरी इसमें ये रीज़न ये है कि पाकिस्तान में अभी खुद इमरजेंसी की सूरत हाल है। ठीक है, पाकिस्तान की अपनी आप कंडीशन देख लें, पाकिस्तान के अपने हालात आप देख लें, तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक दूसरे की इमदाद करनी चाहिए, वो भी मुसलमान ममालिक है और हमारा ये हक बनता मुसलमान होने के नाते। ये कुदरती आफात हैं, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस टाइम खुद ऐसी सिचुएशन में है कि किसी को कुछ दे सके। जब अपना पेट उनका खाली है, मुल्क डिफॉल्टर होने को आया, तो क्या ही देना है। लेकिन द लीस्ट यू कैन डू कि आप ऐलान तो कर सकते हो। लोग पूछ रहे हैं तुर्की जाकर करेंगे क्या शाहबाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कश्मीर में योगी मॉडल पर चल रहा है बुलडोजर से। जी हां, कश्मीर में योगी मॉडल पर चल रहा है बुलडोजर से। बड़े बड़े नेता, अलगाववादी, आतंकवादी क्यों बौखलाए हुए हैं? बड़ी खबर है आज की बुलडोजर के खिलाफ। इस बौखलाहट की इनसाइड स्टोरी क्या है? ये जो बुलडोजर चल रहा है कश्मीर में, क्यों अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई से महबूबा मुफ्ती इतनी परेशान है? क्यों ने कश्मीर में अफगानिस्तान दिख रहा है, फिलिस्तीन दिखाई देने लगा, इतनी परेशान है? क्यों कश्मीर में बुलडोजर मॉडल पर जम्मू कश्मीर में चल रहे बुलडोजर से लश्कर तैयबा की लोकल ब्रांच टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट बुरी तरह से बौखलाई हुई है? क्यों टीआरएफ ने गीदड़ भपकी दी है कि बुलडोजर रोक दो? बुलडोजर ड्राइवर, मालिक और जितने भी लोग अतिक्रमण के नाम पर कश्मीर में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं ना, उनकी टारगेट किलिंग की जाएगी। आतंकवादी बौखला गए। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में बुलडोजर वाली कार्रवाई कैसे 25,000 करोड़ के रोशनी एक्ट घोटाले से भी जुड़ रही है। पूरा खुलासा आज हम आपको करेंगे। इसके अलावा आज हम आपको यह भी बताएंगे कि जिस कश्मीर को अलगाववादी और आतंकवादियों ने अपनी बपौती मान रखा था, जिन्होंने कब्जा कर रखा था कश्मीर की जमीन पर, उनका कश्मीर के इतिहास में पहली बार बुलडोजर वाला इलाज जो किया जा रहा है
आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में जमीन कब्जा करने वाले बड़े बड़े नेताओं के लिए एक कानूनी ढाल था। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं योगी मॉडल पर हो रही कार्रवाई से, बुलडोजर वाली कार्रवाई से महबूबा मुफ्ती को कश्मीर अफगानिस्तान जैसे लगने लगा और उमर अब्दुल्ला को यह समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश लग रही है। 370 तोड़ा, वो कौन से संविधान के मुताबिक तोड़ा? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बाज़ाब्ता 370 के बारे में, इन्होंने तो उसको भी अनदेखा किया। तो मैं क्यों ना करूं? अगर आप कश्मीर आ जाएंगे, मैंने कहा ना आई एम सॉरी कि आपका ये नहीं, मैं दिखाती आपको कि वो फ़लस्तीन तो फिर भी बेटर ऑफ है, उनके तो कोई लोग बात करते हैं, ये तो अफ़गानिस्तान से बदतर हो रहा है। जिस तरह से वहाँ बुलडोज़र लेके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, टीन वाले मकान हैं बेचारे लोगों के, उनको तोड़ा जा रहा है। क्या मकसद क्या है? जिस लिस्ट के बुनियाद पे आप लोगों के घरों पे बुलडोजर भेज रहे हैं, उस लिस्ट को पहले पब्लिक डोमेन में डालिए और लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो अपने कागज लेके आपके पास गवर्नमेंट में आए। कोई आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कभी बुलडोजर मत चलाओ, हम आपसे ये कह रहे हैं कि कम से कम वेरिफिकेशन तो करिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर क्यों उतारा गया, ये कार्रवाई हो क्यों रही है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और कैसे बुलडोजर वाली कार्रवाई जम्मू कश्मीर में सालों पहले डेमोग्राफी बदलने की साजिश पर चोट है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक, ध्यान से सुनिएगा, राज्य में करीब 2,75,000 एकड़, 3.25 लाख एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है। अतिक्रमण वाली जमीन में साल 2001 के रोशनी एक्ट घोटाले की जमीन भी शामिल है। रोशनी एक्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें रोशनी एक्ट घोटाले की जमीन भी इसमें शामिल है। इस 2,75,000 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए 9 जनवरी को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऑफिस से एक ऑर्डर जारी हुआ। इसमें कहा गया कि 31 जनवरी 2023 तक राज्य से सरकारी जमीनों पर से अवैध कब्जा खाली करा दिया जाए। अवैध कब्जा, अवैध अतिक्रमण। इसके बाद हुआ यह कि जम्मू कश्मीर में योगी मॉडल पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने लगा। कानून अनुसार, नियम अनुसार जिन लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन का बुलडोजर चला, उसमें कई बड़े बड़े नेता, कई बड़े बड़े पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व अलगाववादी, आतंकवादी भी शामिल है, जिन्होंने कब्जा कर रखी थी जमीन। 370 का कवच मिला हुआ था। प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण हुई 2,75,000 एकड़ सरकारी जमीन में से जम्मू में करीब 1 लाख एकड़ जमीन खाली कराई गई है। कश्मीर में 87,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई है। अभी भी दोनों राज्यों में करीब 87,000 एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण कब्जा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की कई पार्टियों का आरोप है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई असल में मुसलमानों के खिलाफ टारगेट एक्शन है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन का आरोप है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें से 90 से 95%, 90 से 95% लोग मुसलमान है। यह आरोप है। ये मैक्सिमम एनक्रोचर्स 90% मुसलमान है, 95% एनक्रोचर्स मुसलमान हैं। 2-4 को डाल दिया दिखाने के लिए, बाकी सब मुसलमान हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारी ये गलतफहमी दूर करें ना। हमारा एलजी कौन है? यू कांट डू दिस। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियां तो वोट बैंक के लिए अतिक्रमण के खिलाफ बोल रही हैं, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई का विरोध कर रही हैं। लेकिन सवाल यह कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से आतंकवादी क्यों तिलमिलाए हुए हैं? टीआरएफ क्यों पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के इशारे पर नाचने वाले टीआरएफ के आतंकवादी इस डेमोलिशन ड्राइव से बौखलाए हुए हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको बताते हैं कि आतंकी संगठन टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ क्या धमकी दी है। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने कहा है कि बुलडोजर से उसके कई समर्थकों की संपत्तियां नष्ट कर दी गई हैं। समर्थकों की संपत्तियां, आतंकी कह रहे हैं उनके समर्थकों की संपत्तियां। इसलिए अब टीआरएफ हर उस व्यक्ति को निशाना बनाएगा जो प्रशासन के इस अभियान में शामिल है। भूले मतलब वो आगे कह रहे, आगे टीआरएफ आतंकवादी संगठन कह रहा है कि भले वो बुलडोजर ड्राइवर हो, बुलडोजर मालिक हो, या राजस्व विभाग में काम करने वाला चपरासी से लेकर तहसीलदार तक कोई भी कर्मचारी हो,
धमकी टीआरएफ की बुलडोजर वाली अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। अब आपको बताते हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई से राजनीतिक पार्टियों के अलावा अलगाववादी, आतंकवादी ये इतने तिलमिलाए क्यों हैं? अलगाववादी और आतंकवादियों को बुलडोजर वाली कार्रवाई इतनी चुभ क्यों रही है? क्योंकि तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो रहा है, इतनी टेंशन क्यों हो रही है? इसे समझने के लिए जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए 2001 में लाया गया रोशनी एक्ट आपको आज समझाते हैं। उसको समझिएगा, आप पूरी खबर समझ जाएंगे कितना दर्द क्यों हो रहा है। रोशनी एक्ट को जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा जमीन घोटाला कहा जाता है। आरोप यह है, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, आरोप यह है कि जमीन घोटाला जम्मू कश्मीर के धार्मिक भूगोल को बदलने के लिए भी किया गया था। मतलब इसमें अवैध कब्जे को वैध बनाने के लिए यह रोशनी एक्ट लाया गया था। इसमें ज्यादातर मुसलमान थे। अवैध जमीन को वैध करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। वर्ष 2001 में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को वैध बनाने के लिए रोशनी एक्ट लगाया गया था। मतलब जिन जिन के पास सरकारी जमीन पर जिनका अवैध कब्जा था उसको वैध बना दिया गया था रोशनी एक्ट, और वो वाली जमीनें आज उन पर बुलडोजर चल रहा है। कहानी समझिए, साल 2001 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को फायदा देने के लिए रोशनी एक्ट लेकर आई। मैंने आपको बताया सरकारी जमीन पर कब्जे को वैध बनाने के लिए लाया गया था रोशनी एक्ट। फारूक अब्दुल्ला सरकार ने कहा कि 2.5 लाख एकड़ कब्जे वाली जमीन, जिस पर अवैध कब्जा, 2.5 लाख एकड़ कब्जे वाली जमीन पर मालिकाना हक देने से जो राजस्व आएगा उससे राज्य में पावर प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ेगा। इसी एक्ट के तहत सरकारी जमीन की संगठित लूट हुई, करीब 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, आगे सुनिए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भी कहा कि रोशनी एक्ट स्वार्थ की पूर्ति की वजह से लाया गया और इसके तहत करीब 80,000 एकड़ जमीन मुफ्त ट्रांसफर कर दी गई और अवैध को वैध कर दिया गया और मालिकाना हक दे दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 2020 के एक फैसले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। इसके अलावा रोशनी एक्ट घोटाले के सीबीआई जांच के भी ऑर्डर दिए गए। देखिए, आरोप है कि रोशनी एक्ट के नाम पर पूर्व प्रधानमंत्री फारूक अब्दुल्ला, अब ये सब क्यों परेशान है अब समझेंगे आप। आरोप यह है कि रोशनी एक्ट के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी और कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, रोशनी एक्ट के जरिए उसको वैध बना लिया और सरकारी जमीनों पर घर, दफ्तर सब बना लिए, मगर वो तो कब्जा था, अवैध था, अतिक्रमण था। अब बुलडोजर के जरिए जो सरकारी जमीन खाली कराई जा रही है उसमें वो वाली जमीन भी है, रोशनी एक्ट के तहत कब्जा की गई जमीन भी थी। इसके अलावा खुलासा ये भी हुआ था कि रोशनी एक्ट जम्मू कश्मीर का धार्मिक भूगोल बदलने की साजिश भी थी। डेमोग्राफी भी बदल जाती कि एक धर्म के लोगों को वहां पर बसा दिया गया, उनको परमानेंट कर दिया गया, उनके अवैध कब्जे को वैध बना दिया गया, तो डेमोग्राफी बदलने का भी ये प्लान था। रोशनी एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सैकड़ों एकड़ जमीन पर मुस्लिम बस्तियां बसाई गई। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का फायदा 90% मुसलमानों को मिला। तो अब कार्रवाई हो रही है, उसमें हिंदू भी हैं लेकिन उसमें मुसलमान भी हैं। अब 90% उस वक्त कब्जा मुसलमानों ने किया, तो कार्रवाई हो रही है तो वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ अखबारों में बाकायदा सिर्फ मुस्लिम कॉलोनियों के लिए विज्ञापन दिए गए और रोशनी एक्ट का फायदा रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमानों को भी मिला। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर से नेताओं के अलावा अलगाववादियों और आतंकवादियों के पेट में दर्द आखिर क्यों हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब आज की उन दो बड़ी खबरों की बात करेंगे जिन दोनों खबरों के केंद्र में संत सनातन और सियासत है। दोनों खबरों से संत समाज में खासा गुस्सा है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर है। आप देख रहे हैं जहां दिल्ली के कोने कोने से हजारों की तादाद में साधु संत समाज वहां जमा हो गए। इनका आरोप है कि दिल्ली में मौलवियों को तो सैलरी दी जाती है और हमारे साथ रवैया जो है वो भेदभावपूर्ण होता है। बीजेपी के लोग भी वहां पर पहुंच गए। साधु संत और पुजारियों पर केजरीवाल सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मौलवियों को सैलरी दी जा रही है 12,000, 18,000। पुजारियों का कहना है कि केजरीवाल सरकार उनसे भेदभाव कर रही है, उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है। संत समाज गुस्से में
और दूसरी तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान के खिलाफ जिसमें संत समाज का गुस्सा भड़क उठा है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि सीएम योगी धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक ठग है। बीजेपी ने कहा कि ये बेसिकली ये संतों का, महंत का अपमान है, सनातन पर हमला है। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी को सनातन का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और वो जानबूझकर सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के बयान को सनातन का अपमान बताया। वैसे राहुल गांधी ने यह बयान एक निजी कार्यक्रम में दिया। कहा क्या, मैं आपको वो कोट अनकोट बता देता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है, ईसाई, यहूदी और बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ा है, मैं हिंदू धर्म को भी समझता हूं। यह राहुल गांधी ने कहा। कोई धर्म नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। योगी आदित्यनाथ कोई धर्मगुरु नहीं है, बल्कि ना ही वो हिंदुत्व को समझते हैं, वो एक ठग है। यह बयान चुभा बीजेपी को कि महंत को और सनातन का अपमान, ठग की संख्या दी। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मठ का अपमान किया। सुन लीजिए एक बार। कांग्रेस जिसका अपना एक देश की आजादी के बाद देश को ठगने का इतिहास रहा है, जिसने विकास नहीं बल्कि देश के अंदर सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा किया। राहुल जी जो हैं अपनी नकारात्मकता को छोड़ते ना तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलता है, लेकिन नकारात्मकता उनकी सारी उपलब्धियों पे पानी फेर देती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी करारा जवाब दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी में जमीन हड़पी, कांग्रेस ने किसानों को ठगा। स्मृति ईरानी ने कहा है कि अस्पताल की जमीन पर गेस्ट हाउस बना दिया, कांग्रेस ने किसानों को ठगा है। स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी पर। सुन लीजिए एक बार। 30 साल तक अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। वैसे आपको बता दें, लोकसभा में आज राहुल गांधी ने एक बार फिर अदानी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में हर जगह अदानी के चर्चे हैं, जिसके जवाब में बीजेपी हमलावर हो गई। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भाई ये राहुल गांधी की तलखी है, ये पार्टी का भ्रष्टाचार किसी और पर मढ़ना चाहते हैं। आरोप और प्रत्यारोप, वार पलटवार सुन लीजिए एक बार। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। राहुल गांधी जी स्वयं अपने परिवार के साथ परेशान हैं कि नहीं नेशनल हेल्थ के मामले में। उनका मामला क्वॉश नहीं हुआ। बोफोर्स की परंपरा अपने सामने में ही है। उनके बहनोई साहब के खिलाफ सीडी और ईडी सब लेकर के इंग्लैंड से लेकर यहाँ तक मामला चलता है, पूरी इंक्वायरी हुई है। उसके खिलाफ वो कोर्ट में गए, कोई लाभ नहीं मिला। तो ये तलखी है, अपनी भ्रष्टाचार पर बचाने की तलखी है, तो सामने दिखाई पड़ गया। 30 साल तक अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।